दोस्तों नमस्कार। हो सकता है मेरी तरह आपने भी लोगों को ये कहते सुना हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को फंसा देता है। अब ये फंसा देना अपने आप में एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है और हो सकता है मेरे यदि आयकर विभाग के कोई बंधु इस वीडियो को देखें तो प्राइमा फेसाई वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन लें कि अनूप जी ये क्या बात कर रहे हो आप कि आयकर विभाग करदाताओं को फालतू में फंसाता है। दोस्तों ये अनुभव कहाँ से मेरे पास आया, क्योंकि एज अ यूट्यूबर जब मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ तो लोगों के कमेंट आते हैं। जब कमेंट आते हैं तो बहुत सी बार बड़ी दर्द भरी आवाज दर्द भरे कमेंट आते हैं कि साहब मुझे आयकर विभाग ने फंसा दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं तो दुख बहुत होता है। तो अपने पेशेवर अनुभव से, अपने प्रोफेशनल अनुभव से यदि मैं यहाँ पर समराइज करूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है दोस्तों कि आयकर विभाग करदाताओं को फालतू में फंसाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। इसके विपरीत होता क्या है कि हम ही कुछ ट्रांजैक्शन इस प्रकार कर बैठते हैं कि हम आयकर विभाग के रडार पर चले जाते हैं। और जब हम आयकर विभाग के रडार पर चले जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो दोस्तों आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, उनके पास से बहुत बड़ा डेटाबेस है और आपका आधार पैन सब लिंक्ड है, उनके पास सब ट्रांजैक्शन आपके विशेष रूप से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है ही। तो मूल बात यह है कि करदाता जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं वो सतर्कता नहीं बरतते, तब उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो नहीं समझते और उसका परिणाम ये होता है कि वो आयकर विभाग के रडार पे आते हैं और फाइनली उनके अगेंस्ट में टैक्स डिमांड्स, मोटी टैक्स डिमांड्स बनती हैं, जिसके लिए बाद में वो फिर पछताते हैं, बहुत सी बार रोते भी हैं। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो करदाता न करें ताकि उन्हें ये न लगे कि आयकर विभाग ने उन्हें फालतू में फंसा लिया। ये बात मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आज के इस वीडियो से दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके समक्ष रखता हूं जिन्हें एक सामान्य करदाता के रूप में यदि आप ध्यान रखते हुए चलेंगे तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आप इस प्रकार के किसी रडार पर, किसी प्रकार के ट्रबल में कतई नहीं आएंगे। तो आइए आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उन पर लिए चलता हूं। तो दोस्तों मैंने टाइटल लिया कॉमन मिस्टेक्स बाय टैक्स पेयर्स के। अपने पिछले 15 साल 20 साल के करियर में मैंने जब लोगों को टैक्सेशन के एस्पेक्ट से देखा तो ये पाया कि बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं जिसका प्रभाव अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट में इनकम टैक्स कार्यवाही के रूप में परिलक्षित होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो वो ना करें करदाता तो बचेंगे और आयकर के रडार पर नहीं आएंगे। रिसीविंग कैश एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। बहुत से लोग आज भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है, इनकम टैक्स की धारा 269 ये कहती है कि आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे 20,000 या उससे अधिक नकद नहीं ले सकते। लेकिन भारतवर्ष में तो बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कैश में चले ही जा रहे हैं और जब आप रजिस्ट्री करते हैं और उसमें भी आपने कैश मेंशन कर दिया, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, बहुत लोग गलतियां करते हैं, हम सब जानते हैं साहब, यहाँ पर कच्चे पक्के के ट्रांजैक्शन ऑल इंडिया में होते हैं। तो जब कच्चे पक्के के ट्रांजैक्शन होते हैं तो कुछ लोग तो ये भी गलती करते हैं कि कच्चे की राशि भी, यानी जो राशि आप जैसे 2 नंबर कहते हैं उसको भी उठा करके एक खाते में जमा करा दिए। जब आप ऐसी गलतियां करेंगे तो साहब इनकम टैक्स रडार पर आप आएंगे। डिपॉजिटिंग कैश इन योर बैंक अकाउंट, बहुत से लोग अपने खातों में कैश जमा कराते रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए प्राइमा फेसाई कैश कैश ट्रांजैक्शन एक तरीके का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति कैश कहां से लेकर के आया। तो यदि आप कैश सेल कर रहे हैं और उसकी आईटीआर भर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यापारी नहीं है, आप एक सैलरीड पेड पर्सन है, या तो आपने रियल एस्टेट बेची, कैश आया खाते में जमा करा दिया, फंस गए। या आपने कहीं और किसी स्रोत से कैश आया था, वो कैश खाते में जमा कराया जिसका एक्सप्लेन करने का आपके पास में कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है, तो फिर ये कैश तो सर कल आपको इनकम टैक्स के रडार पे लाएगा, इनकम टैक्स में आप फंसेंगे। तो ऐसी गलतियां करने से आप कैसे बचें ये विचार करना जरूरी है। मनी लेंडिंग डिटेल्स इन कैश, मैंने बहुत सी बार देखा कि दो दोस्तों ने आपस में ट्रांजैक्शन किया, कैश में पैसे की अदला बदली करी कि मैंने किसी से कैश उधार ले लिया, उसने मेरे से कागज लिखवा लिया
अब इनकम टैक्स लॉ फिर कहता है 20,000 अथवा उससे अधिक नकद ले ही नहीं सकते। अब जिसने नकद ले लिया 20,000 या उससे अधिक उधार, उसके ऊपर उतनी राशि की पेनल्टी है। और जिसने दे दिया इतना कैश 20,000 या उससे ऊपर, उससे ये पूछा जा सकता है कि हाँ भाई आप कैश कहां से लाए थे। तो न केवल पैसा लेने वाला फंस सकता है, पैसा देने वाला भी फंसेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एट लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, डीएलसी रेट या सर्किल रेट 40 लाख रुपए थी, और मैंने टाइमिंग वो प्रॉपर्टी केवल 25 लाख में रजिस्ट्री कराई। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है प्राइमा फेसाई के अनुरूप जी आपको 15 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है, ये खरीदने वाले के पक्ष से। और देने वाले के पक्ष से माना जाता है कि उसने 40 लाख में ही बेची है वास्तव में संपत्ति, जबकि पक्के में ट्रांजेक्शन 25 लाख में किया, उसको भी फंसेगा। तो ये ट्रांजेक्शन आप यदि कर रहे हैं तो आप सतर्क रहें कि कल आप इनकम टैक्स के रडार पर आने वाले हैं। कैश पेमेंट फॉर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस में यहां पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर बात कर रहा हूं कि किसी परचेजर ने प्रॉपर्टी परचेज करते समय कैश में पेमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल मुझे तो कोई फ्लैट पसंद आया था, और फ्लैट जो व्यक्ति बेच रहा था उसने बोला जी मैं 1.5 करोड़ में फ्लैट बेच रहा हूँ, अनूप जी आपसे 1 करोड़ रुपए तो चेक से लूंगा, 50 लाख नकद लूंगा। ठीक है साहब, दुनिया कर रही है ट्रांजेक्शन। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ट्रांजेक्शन था जिसमें हमने एक सेल एग्रीमेंट 1.5 करोड़ रुपए का लिख रखा था, कल रजिस्ट्री 1 करोड़ होने के बाद इनकम टैक्स के हाथ में वो 50 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिख गया, तो न केवल सेलर फंसेगा, बायर से भी पूछा जाएगा कि वो 50 लाख कहां से लाया था। तो ये ट्रांजेक्शन्स के फॉर्मेट है दोस्तों, जहां पर करदाता निरंतर कोई ना कोई प्रकार से इनकम टैक्स के रडार पर परेशानी में आते रहते हैं। नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर डिस्पाइट हैविंग गुड वॉल्यूम ऑफ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट ट्रांजेक्शन। हो सकता है मेरी वाइफ को मेरी मदर ने 50 लाख रुपए चेक से दे दिए, चेक से दे दिए, एंड शी हैज यूज दैट मनी फॉर कंडक्टिंग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, या उन्होंने सिंपली उस 50 लाख की एफडी कर दी। पर क्योंकि उनको उस ईयर में ट्रांजेक्शन में कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ और एफडी का इंटरेस्ट भी इतना नहीं हुआ कि बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर हो, या वो इस प्रिजम्पशन में थी कि 7 लाख तक की इनकम पर तो मुझे रिटर्न भरनी ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने रिटर्न नहीं भरी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है साहब इस लेडी ने 50 लाख की एफडी करी और रिटर्न तो ये भर नहीं रही, तो फिर ये क्या माजरा है, जरा चेक कर लेते हैं। फिर आ गए आप इनकम टैक्स रडार पे। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैं देख रहा हूं कि करदाता फ्रीक्वेंसी से करते हैं, और इसका अल्टीमेट परिणाम ये होता है कि वो इनकम टैक्स के रडार पर आते हैं। अभी कुछ और गलतियां आपके समक्ष आगे रखता हूं। कुछ और कॉमन मिस्टेक जो मैंने आगे कहा, डीलिंग इनटू वॉल्यूम्स ऑफ क्रिप्टो ऑनलाइन गिविंग ट्रांजेक्शन। अब भारतवर्ष है सर, यहाँ पर आईपीएल चलता है, और हमारे बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी जो बहुत मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से क्रिकेटर बनते हैं, वो लोगों को कहते हैं कि साहब आप ड्रीम 11 बनाइए, अपनी कोई फला टीम बनाइए, ये टीम बनाइए, वो टीम बनाइए। और अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भारतवासी गैमलर बन गए हैं। अब ये हो सकता है गेम ऑफ स्किल ही हो, लेकिन सबका अल्टीमेट पर्पस तो एक के 10 बनाना है। तो जब ये ऑनलाइन गेमिंग के ट्रांजेक्शन है, और इसमें भी ज्यादातर मैं आपको कह देता हूं मेरे अनुभव से कि ज्यादातर लोग लॉसेज में, और ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए बनाया और फिर लॉस भी करोड़ करोड़ रुपए का खा लिया। मैं तो बोलता हूं साहब इन ट्रांजेक्शन से बचिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। क्रिप्टो तो हमारे यहाँ पर मेरे ओपिनियन में इनवैलिड है, लेकिन क्रिप्टो जब यूएस में एक्सेप्टेड है तो भारतवासी कैसे पीछे रहे, वो भी उन ट्रांजेक्शन में डील कर रहे हैं। तो जब आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्या आप कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी आईटीआर में वो सोर्स एक्सप्लेन करने में समर्थ हैं क्या, कि ये क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसे कहां से लाए, और उसमें जो गेन कमाया क्या आपने उसे अपने आईटीआर में रिपोर्ट किया? नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर डिस्पाइट एग्जीक्यूटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये तो एक बहुत फ्रीक्वेंट, मेरे पिछले स्लाइड में भी आपको दिखा होगा, यहां पर भी आपको कह रहा हूं साहब कि हमारे यहां पर जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रांजेक्शन होता है वो प्लेटफॉर्म रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जैसे रजिस्ट्री हुई तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार ने बता दिया, बैंक में कैश जमा हुआ बैंकर ने बता दिया, बैंक में एफडी हुई बैंकर ने इनकम टैक्स को बता दिया। तो आपके ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में ऐसा लिखा है कि वो शुभचिंतक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देंगे। किसी ने आपका टीडीएस काटा, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पे ट्रांजेक्शन ला दिए।
अब आप तो ट्रांजैक्शन को बता ही नहीं रहे रिटर्न भर के, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो मानेगा ही ना साहब कि ये गड़बड़ है यहाँ पर, आप रिपोर्ट नहीं कर रहे तो कुछ देखना पड़ेगा। Big volume of credit card transaction, one of the biggest transaction which I have seen, which are attracting the attention of income tax department, कि न जाने क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं डाउट से, शक की दृष्टि से देखता है कि अरे भैया ये क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन किए तो इसने उधार लेके तो काम किया, लेकिन इसने क्रेडिट कार्ड चुकाया भी होगा, तो जब चुकाया तो उसका सोर्स क्या था, जरा उसको भी तो समझ ले। तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स दोस्तों बहुत से लोगों के लिए कब्रगाह बने। क्यों बने? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने मेरे मित्रों के लिए भी मेरे क्रेडिट कार्ड का प्रयोग अलाउ किया और पेमेंट मैं करता रहा। अब क्रेडिट कार्ड में केवाईसी में पैन मेरा चल रहा है, मेरी सैलरी तो आ रही है साल की 8 लाख, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन जा रहे हैं 50 लाख। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला भाटिया जी ये क्या कर रहे हो, 50 लाख के क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब 50 लाख इनकम है आपकी। तो देखिए ये खतरा है यहाँ पर। नॉट हैविंग करेक्ट कम्युनिकेशन डिटेल्स इन योर पर्सनल लॉगिन। बहुत से लोग इनकम टैक्स लॉगिन में अपना स्वयं का मेल आईडी, स्वयं का फोन नंबर नहीं रखते हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं है कि उनका लॉगिन एक्टिवेटेड है नहीं है। हो सकता है वो आपके किसी अकाउंटेंट का, किसी चार्टर अकाउंटेंट का, किसी टैक्स एडवाइजर का ही वहां पर डिटेल डल रहा हो। मैं कह रहा हूं आप अपने सीए तक को बोलिए कि नहीं साहब मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, मेरा लॉगिन आईडी में मेरा मेल आईडी फोन नंबर डालिए, मुझे कोई मैसेज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता तो हो कि इनकम टैक्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। मिसयूज ऑफ योर पैन बाय अदर्स। बहुत से करदाता छोटे लालच के चक्कर में अपने पैन का और उससे जुड़े बैंक अकाउंट का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों को करने के लिए, चाहे वो आपके सेठ जी हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके मित्र हों, उनको करने के लिए दे देते हैं। तो मैं बोल रहा हूं साहब कि आप अपना पैन क्यों किराए पर दे रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट क्यों किराए पर दे रहे हैं? ऐसा करने से बचिए। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ड्यू टू लॉसेस। बहुत सी बार ये भी देखने में आया है दोस्तों कि लोग कोई व्यापार करते हैं, उसमें एक सर्टेन ट्रांजेक्शन करते हैं वॉल्यूम, और फिर उन्हें अनफॉर्चुनेटली जब लॉस होता है तो वो उस बिजनेस को बंद कर देते हैं। ठीक है साहब, आपने बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस करना नहीं करना किसी करदाता की खुद की कॉल है। सरकार ना उसे बिजनेस करने को मजबूर करेगी ना बंद करने को कहेगी, वो कॉल हमारी। लेकिन जब हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के बाद खाते को बंद किया तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस को कभी तो रिटर्न में बताना था। हमने सोचा लॉस है, क्या बताने की जरूरत है, इनकम टैक्स को क्या पता लॉस था प्रॉफिट था। उन्हें तो ये पता है आपने 2 करोड़ के ट्रांजेक्शन की और रिटर्न नहीं भरी, तो वो 2 करोड़ रुपए पर एक अपना ही दिमाग लगा करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यों ना रिटर्न भर के ऐसे फंसने को भी बचाया जा सके। क्लेमिंग फेक डिडक्शंस, ये एक कॉमन प्रैक्टिस पिछले कुछ वर्षों में भारत में बहुत प्रचलित हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज के मैटर में, अदर मैटर्स में करदाताओं द्वारा फेक डिडक्शंस क्लेम किए गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं व्यवस्था इन चीजों को प्रमोट करती है। तो ये जो फेक डिडक्शंस है दोस्तों, यदि आप इसे क्लेम करने से बचेंगे तो भी मेरे जैसे सी की राय में आप इनकम टैक्स के रडार पे नहीं आएंगे। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इनकम टैक्स कम्युनिकेशन इन टाइम। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपसे कम्युनिकेट करता है तो एक रीजन तो ये है कि आपके कम्युनिकेशन डिटेल ही वहां सही नहीं है, पहला जैसे मैंने बोला। दूसरा, डिटेल सही है, हमें मैसेज भी आ रहा है, पर हम उस मैसेज को अवॉइड कर रहे हैं। मेरे साहब मैसेज अवॉइड करोगे, कल वो कोई असेसमेंट ओपनिंग का मैसेज था और आपने उसे हल्के में लिया, उसका जवाब नहीं दिया, अपने सीए से डिस्कस नहीं किया, तो आप मान के चलिए कि आपके अगेंस्ट में इनकम टैक्स मोटी डिमांड बनाने की तैयारी कर रहा है। फिर बाद में लड़ने से क्या फायदा, जो पहले लड़ लेते तो अच्छा रहता। ये कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों, और इसके अलावा भी कुछ कॉमन मिस्टेक हो सकती है, मैं मना नहीं करता, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो की इश्यूज मैंने आपके समक्ष रखे, आप भी अपने आसपास जब देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये गलतियां लोगों से हो रही। और इसका समाधान क्या है, मैं केवल समस्या पर ही आपका ध्यान नहीं आकर्षित करता, कुछ समाधान भी अपनी ओर से सजेस्ट करना चाहूंगा। रेगुलरली फाइल योर आइडिया। यदि आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स हैं, एफडी ट्रांजेक्शन है, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन है, लेंडिंग के ट्रांजेक्शन है, रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन है, तो चाहे आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, मेरे जैसे सीए का कहना है साहब रिटर्न जरूर भरिए। रिटर्न भरने वाले कम इनकम टैक्स रडार पे आते हैं बनस्पत उनके जो रिटर्न नहीं भरते। ये मैं अपने अनुभव से आपके बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूं। अवॉइड कैश ट्रांजेक्शन, नकद के ट्रांजेक्शन को जहां तक हो सके अवॉइड करिए।
और जहां तक हो सके तो मैं तो यही कहूंगा साहब, अवॉइड ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। रेगुलरली चेक योर इनकम टैक्स लॉगिन फॉर टैक्स मैटर्स पेंडिंग अगेंस्ट यू। इनकम टैक्स लॉगिन में आप जाएंगे तो आपके लॉगिन में एक पेंडिंग एक्शन चेक करने का ऑप्शन आता है, वहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन आता है, वहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग वर्तमान में इनकम टैक्स में चल भी रही है या नहीं चल रही। फोकस ऑन प्लानिंग अप्रोच रादर देन पोस्टमार्टम अप्रोच। लाख पते की बात कर रहा हूं दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं या अभी अभी कर चुके होते हैं, तीनों सूरत को मैं प्लानिंग मान रहा हूं। हालांकि पहली दो सूरत प्योर प्लानिंग है, करने की इच्छा है, ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। मेरा कहना है साहब, अपने टैक्स कंसल्टेंट से, अपने चार्टर अकाउंटेंट से राय लीजिए। उस समय कंप्लायंस करिए, उस समय पूछिए कि ये जो टैक्स मुझ पर बनेगा कितना बनेगा, क्या इसे बचा सकता हूं, मैं किसी को लोन दे रहा हूं कैसे लोन देना चाहिए, लोन वापस ले रहा हूं कैसे लेना चाहिए, प्रॉपर्टी बेच रहा हूं अनुप जी कैसे बेचूं, कैसे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ऐसे कवर करूं कि मेरे पर टैक्स लायबिलिटी नील हो जाए। आप यदि ये प्लानिंग नहीं करेंगे और बाद में इनकम टैक्स के रडार पे आए तो आपके पास में प्लानिंग का मौका खत्म हो चुका, उस समय तो केवल पोस्टमार्टम होगा दोस्तों। अब आपको प्लानिंग अच्छी लगती है या पोस्टमार्टम, वो तय आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो का निचोड़ आप निकालना चाहें तो मैं तो ये कहूंगा कि आयकर विभाग करदाताओं को फालतू में नहीं फंसा। करदाता स्वयं अपनी मूर्खताओं से, अपनी गलतियों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आते हैं और वहां पर रडार पर आने के बावजूद कंप्लायंस नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते और इसका परिणाम उनके विरुद्ध मोटी टैक्स डिमांड के रूप में देखा जाता। हाँ, इस बात से न घबराइए कि आपके सतर्क रहने के बावजूद फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट में कोई अवांछित डिमांड बना दी तो उसे लड़ने के लिए आपके वकील हैं, उसे लड़ने के लिए आपके चार्टर अकाउंटेंट हैं। इनकम टैक्स एक्ट, सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आपको परमिशन देता है। तो यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी असेसमेंट में गलती कर रहा है तो वो एक अलग चीज है। वहां अगर उनका रवैया आपके प्रति पक्षपातपूर्ण गलत है, उसको लड़ने के लिए लॉ में आपको प्रॉपर अधिकार दें। पर आप कम से कम वो गलतियां तो ना करिए कि आप सीधे इनकम टैक्स के रडार पे एक नोटिस रिसीव करने के लेवल पे खड़े हो जाए। मुझे लगता है कि 100 में से 90 केस तो करदाताओं की गलती से ही खुलते हैं और कुछ 10 केस या 5 केस ही ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी क्राइटेरिया पर खोलता है। तो क्या हम उन 100 में से 90 लकी लोगों में से नहीं हो सकते जो अब तक फंसते थे और अब नहीं फंसे? यही मेरा आज की इस वीडियो का पर्पस था। आई होप यू वुड लाइक द कंटेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।